बाकी सब बढ़िया है। देखो आ जाओ, अब हम डेवलपमेंट पे चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट पे हमने बेसिक बातें कल भी की थी, लेकिन आज थोड़ा सा हम और अच्छे से इसको समझेंगे और देखेंगे। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 नंबर में टॉपिक आता है हर बार। डेवलपमेंट यानी विकास। विकास क्या है? हमने वृद्धि की बात कर ली, ग्रोथ की बात कर ली कि भाई ये टेम्परेरी होती है। ये इस न्यूज में मैं आज थोड़ी सी बिजी हो गई थी, इसलिए 6-7 मिनट लेट हूँ। अदरवाइज तो कोशिश ये है कि टाइमली ही हम लोग मिले, ठीक है ना। ये बीपीएससी का पेपर कैंसिल हुआ है, देखिएगा। तो ग्रोथ पे कल हमने चर्चा की थी और मैचुरेशन पे हमने चर्चा की थी, यानी परिपक्वता, वृद्धि और परिपक्वता। डेवलपमेंट के बारे में भी हमने बेसिक बातें डिस्कस कर ली थी, ये मल्टी डायरेक्शनल होता है और डेवलपमेंट पे थोड़ी और विस्तृत चर्चा भी हम करेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे। समझते हैं क्या कहानी। डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस which leads an individual from dependency to self-reliance throughout his lifetime, that is going from womb to tomb। यानी ये सिस्टमैटिक चेंजेस हैं, एक ऑर्डर में, एक क्रम में होने वाले परिवर्तन है। ऐसा नहीं है अचानक से कोई भी परिवर्तन हो गया। ऐसा नहीं होगा आज बच्चे का वेट है या बच्चे का जन्म हुआ है और कल अगले दिन वो दौड़ना शुरू कर देगा। अचानक नहीं होगा परिवर्तन, क्रम में होगा। धीरे धीरे पहले वो मूवमेंट शुरू करता है, बैठना शुरू करता है, गर्दन संभालनी शुरू करता है, फिर वो खड़े होना शुरू करता है, फिर जाकर के कहीं चलना शुरू करता है। बैठने के बाद भी वो क्रॉलिंग, घिस घिस के चलना ही हाथ पैरों से शुरू करता है। तो विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है, एक व्यवस्था है, प्रॉपर जमी जमाई व्यवस्था है कि पहले भाई दूध के दांत आएंगे, फिर पक्के दांत आएंगे। तो ये क्या है? व्यवस्थित परिवर्तनों से है तात्पर्य, यानी सिस्टमैटिक चेंजेस हैं। ये रैंडम चेंजेस नहीं है, याद रखिएगा। रैंडम मतलब अचानक से होने वाले परिवर्तन। अचानक से होने वाले परिवर्तन विकास का हिस्सा नहीं है। सिस्टमैटिक या फिर ऑर्डरली या प्रोग्रेसिव चेंजेस, यानी प्रगतिशील परिवर्तन। कल बात की थी ना हमने, POS कह लीजिए या POP, पॉप कह लीजिए, जो आपका मन करे। विकास में ये पॉप वाले जो है प्रोग्रेसिव यानी आगे की ओर, इसमें रिग्रेसिव चेंजेस नहीं है कि कमजोर बनाते जाएं, बेहतर बनाएंगे आपको विकास में आने वाले चेंजेस। और अगर मैं बात करूं ऑर्डरली चेंजेस, ऑर्डरली बोले तो सीक्वेंशियल, ऑर्डरली बोले तो सीक्वेंशियल, क्रमिक परिवर्तन। सीक्वेंस में होगा, एक क्रम में होगा। ऐसा नहीं है पहले आप बूढ़े हो जाएं बाद में आप बड़े होंगे। तो ये क्रमिक परिवर्तन है विकास में। हिंदी इंग्लिश में मिल जाएंगे, नोट्स में लिखे हुए। प्रगतिशील, ये क्या नहीं है? रिवर्सिबल नहीं है, प्रतिवर्ती नहीं है, वापस नहीं होगा। ऐसा नहीं है आज आप बच्चे हैं और कल आप बिल्कुल एक दूध पीते बच्चे बन जाएंगे। मतलब आज आप एक एडोलसेंट हैं, किशोर या किशोरी है, चाइल्डहुड में है, और कल आप इन्फेंसी में चले जाएंगे। इन्फेंसी बोले तो दूध पीते बच्चे, एक तरह से जन्म से 1 वर्ष के, ठीक है ना। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये एक बेसिक बात हुई। और अगर हम बात करें, बहुत ही था ना लास्ट वाला पी, याद है कल को किसी का? कोई कह रहा स्लो करा दो थोड़ा, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। और बताओ लैपटॉप पे कैसे लॉगिन करें? किसी को प्रॉक्सिमल डिजिटल करके कुछ, हाँ वो तो अलग से आएगा, उसकी जल्दबाजी नहीं करनी। मैंने कल भी कहा था धीरे 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 कौन सी चीज कहाँ बतानी है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। अभी कई चीजें तो ऐसी हैं जो इंट्रो में बताई जा रही हैं आपको, जिनकी डिटेल अभी डिस्कस होगी धीरे धीरे करके। प्रिडिक्टेबल, एग्जैक्टली श्री, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। श्री को याद था। प्रिडिक्टेबल चेंजेस यानी जिनका अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई बच्चा जो है खड़े होने से पहले बैठना सीखा होगा, दौड़ने से पहले चलना सीखा होगा। ये क्या है? प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं, वेरी नाइस, है ना। यानी पूर्वानुमान संभव है। क्या है? पूर्वानुमान संभव है। क्लियर है? पूर्वानुमान संभव है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये एक बेसिक बात हो गई। चलिए, तो वूम्ब टू टूम, एक तो सिस्टमैटिक चेंजेस हैं जो क्रम में हो रहे हैं, सिस्टम से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले दूध के दांत आगे बाद में पक्के दांत आएंगे। तो क्या है? एक सिस्टम है, ठीक, जिसको आप सीक्वेंशियल कह लीजिए, ऑर्डरली कह लीजिए, ठीक। गोइंग फ्रॉम वूम्ब टू टूम, गर्भ से कब्र तक परिवर्तन चलते रहते हैं विकास की प्रक्रिया में। डिपेंडेंसी से सेल्फ रिलायंस यानी निर्भरता से स्वायत्ता की ओर। बच्चा पहले हर चीज के लिए निर्भर है जब जन्म हुआ है, और वो धीरे धीरे अपने काम सारी चीजें खुद से करने लगेगा। ये बात पे चर्चा हमने कल भी की थी। अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस। ये मैंने आपको पॉप में ही बता दिया था और आप में से कई लोगों को याद है, ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना। ऐसे ही चीजों को रिवाइज करते जाना, एक क्लास से दूसरी क्लास को कनेक्ट करके, क्योंकि ये चीजें यहाँ नहीं पढ़ के छोड़नी है, ये दिमाग में सेट होनी चाहिए। कितने भी नोट्स ले लीजिए, कितनी भी क्लासेस देख लीजिए, अगर दिमाग में चीजें सेट नहीं है, वैसे क्लासेस अगर देख रहे हैं तो दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी, अगर ठीक टीचर है तो सेट नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है वो, क्योंकि पेपर में दिमाग लेके जाएंगे आप, बाकी कुछ नहीं जाएगा साथ में, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस, विकास में व्यवस्थित और पूर्व अनुमानित
परिवर्तन शामिल हैं जिनका अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई बच्चा अब जो है इस अवस्था में चला गया है। तो अब वो, हम कहते हैं ना, बच्चा जब चलने लगता है 1.5-2 साल के बच्चे को हम देखते हैं घर के सारे स्विचेस, जो स्विच बोर्ड होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जहां से कन्वे की जा सकती है या पास ऑन हो सकती है, वो सारे स्विचेस हम कोशिश करते हैं जो बच्चा जिनको टच कर सकता है। अब वो चलना शुरू कर चुका है तो अब वो पूरे घर में घूमेगा। हो सकता है किसी प्लग में या स्विच में वो उंगली में लगा करके देखे, फिंगर भी, उससे क्या होगा, करंट लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा भाई छोटा था जैसे, तो हमने, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, कनेक्शन कटवा दिया जो नीचे वाले स्विचेस थे। आजकल हमारी बिल्डिंग में एक छोटा बच्चा है जो रहता है, तो उन्होंने क्या किया, आजकल वो स्विच आते हैं ना, तो उसमें लगा दो ताकि उंगली ना जाए बच्चे की। तो हमें अनुमान है कि अब ये चलना सीख गया, अब ये तूफानी मचाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये वाले परिवर्तन अब आने वाले हैं। या बच्चे के अगर दांत निकलते हैं तो पता है कि उसको दिक्कत होती है, तो माँ बाप को आइडिया है, पूर्वानुमान है। ठीक है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर हम देखें यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, बेबीज लर्न क्रॉलिंग बिफोर दे कैन वॉक, यानी बच्चे जो हैं वो पहले चलना सीखने से पहले रेंगना सीखते हैं या क्रॉल करना। वो घिसट के चलते हैं ना, हाथ पैरों से बड़े क्यूट लगते हैं। तो ये क्या है सोनम, कि पहले वो क्रॉल करना सीखेंगे, घिसट घिसट के जो हाथ पैरों से जमीन में चलते हैं, फिर वो प्रॉपर चलना सीखेंगे जिसमें हाथों का इस्तेमाल ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जमीन पर रगड़ रहे हो। तो रेंग के चलना सीखते हैं, क्रॉलिंग सीखते हैं, बाद में वो वॉकिंग सीखते हैं। एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, एक क्रम है और प्रिडिक्टेबिलिटी है। आप अनुमान लगा सकते हैं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा बाद में क्रॉलिंग सीख रहा है पहले चलना सीख लिया। समझ पा रहे हो ना बात, या पहले क्लियर बोलना सीख लिया, साफ बोलना सीख लिया और बाद में तुतला के बोलना सीखा हो, ऐसा थोड़ी होता है। पहले आपको पता है कि बच्चा जब बोलना सीख रहा है तो थोड़ा बहुत गलत भी प्रोनाउंस करेगा, है ना, जरूरी नहीं सारे बच्चे तोतले ही बोले, लेकिन हाँ वो क्लैरिटी तो धीरे धीरे ही आती है ना। तो आपको पता है पहले वो थोड़ा सा तुतला के या थोड़ा सा डिफरेंटली बोलेगा, बाद में वो क्लियर बोलने लगेगा, उल्टा थोड़ी होता है। तो एक क्रम है, एक प्रिडिक्टेबिलिटी है, एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है। इतनी बात क्लियर है। वैभव कह रहे हैं स्लो पढ़ाओ, यार ये बात मैं कल भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रही हूँ ये बात, कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो चल लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, नोट्स आप साथ में भी बना सकते हैं, जो लोग अपने नोट्स बनाते हैं वो तो बात लाजवाब है ही, अगर नहीं बना पा रहे तो नोट्स तो आपको मिलेंगे भी, डोंट वरी, क्योंकि वो एक बार जब आप खुद से लिखते हैं तो याद हो जाती हैं, दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, ये रिवीजन के तौर पे डिटेल में डिस्कशन में फिर से निकल के आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड ज्यादा लेके चल रही हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसी नई बात नहीं है जो बहुत मुश्किल हो समझने में, जिसके लिए मैं थोड़ा सा धीरे चलूं, मुझे समय भी नहीं कमाना आपका, है ना। चलिए खैर समझते हैं कहानी क्या है। रीना एक बार माय कोर्सेज में जाके देखो जिनको क्लास अनलॉक करने में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन, यानी डेवलपमेंट में क्या है, ग्रोथ भी आती है यानी आगे बढ़ना, और डिक्लाइन भी आता है यानी पीछे आना, जो कि डिक्लाइन कहाँ, ह्रास कहाँ देखते हैं हम, ऑब्जर्व ड्यूरिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे में। मैंने कल आपको अपनी नानी का एग्जाम्पल दिया था कि अभी वो, उनको पहचानने में दिक्कत होती है, लोगों को, उनको चीजें याद रखने में दिक्कत होती है, उनको इवन देखने में दिक्कत होती है। तो ग्रोथ एक समय तक होती है, फिर जो डिक्लाइन है आपकी मेमोरी में, आपकी एक्टिविटी में, दौड़ लगाने में, भागने में, कोई भी काम को करने में, वो सब डिक्लाइन भी हमें देखना होता है, जो डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, विकास में वृद्धि और ह्रास, यानी बुढ़ापे के दौरान देखी जा सकती है जो डिक्लाइन है, दोनों शामिल है। किसके अंदर, डेवलपमेंट की प्रक्रिया में ग्रो करना और डिक्लाइन दोनों ही शामिल है। तो ये बात क्लियर है। अगर हम देखें इन हिज टाइम पीरियड एन इंडिविजुअल ग्रोज इन मैनी वेज, एक अपने समय के दौरान एक व्यक्ति कई पक्षों में विकसित होता है, बढ़ता है। कैसे, क्या सिर्फ आपका शरीर बढ़ता है? नहीं, आपका दिमाग भी बढ़ेगा, आपकी सामाजिक और मानसिक क्षमताएं भी बढ़ेंगी। सच है, फिजिकली वो ग्रो होगा, यानी शरीर बच्चे का छोटा सा होता है, फिर बड़ा होगा, फिर खुद से ब्रश भी करना सीखेगा, चलना फिरना, दौड़ना भागना, बड़े हम होते जाते हैं, हमारी क्षमताएं बढ़ती रहती हैं, उछलना कूदना, साइकिल चलाना, कोई अलग अलग तरह के स्टंट भी सीखते हैं लोग। तो फिजिकली भी वो बढ़ेगा, मेंटली, मानसिक क्षमता भी, बच्चे को जो चीज समझने में पहले समय लगता था या वो समझ ही नहीं सकता था, आज की डेट में यानी जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाता है। हम देखते हैं जैसे जैसे एज या क्लास, एक क्लास के बाद फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, क्लासेस से जैसे वो पास होता जाएगा, आप देखते हैं हर साल सिलेबस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जटिल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो मेंटली भी ग्रो कर रहा है। ह्रास का मतलब है डिक्लाइन, कि बुढ़ापे में उतनी अच्छी स्मृति या मेमोरी पावर आपकी नहीं रह जाती जितनी कब होती है, जवानी में होती है। ठीक है ना। इवन आईसाइट, इवन आपके रिफ्लेक्सेस, कि जितना
तेजी से आप दौड़ सकते हैं किसी चीज को, जितनी मजबूती से पकड़ सकते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति नहीं पकड़ पाएगा। तो ये डिक्लाइन भी है डेवलपमेंट में। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है जी। तो हम सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम वो सिर्फ मैनी वेज में ग्रो होता है, यानी वो कई प्रकार से विकसित होता है। विकास की प्रक्रिया कई प्रकार से होती है, यानी वो शारीरिक रूप से भी विकसित होगा, डेवलप होगा, शरीर भी बच्चे का विकसित होता है। उसकी रोशनी से लेके उसके हाथों में या मूवमेंट में जो चेंजेस होते हैं वो सब फिजिकल चेंजेस हैं। मेंटली उसकी मानसिक क्षमता, उसकी सोचने की, समझने की, तर्क करने की, चीजों को याद रखने की, ये सारी क्षमताएं भी बेहतर होती है। तो दैट मीन्स वो मेंटली भी ग्रो हो रहा है। इमोशनली जब आप पहले दिन स्कूल जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं और फिर स्कूल जाने के लिए रोते हैं, इतना मजा आने लगता है, तो इमोशनली भी आप ग्रो हो रहे होते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? अपने जीवन काल में व्यक्ति कई तरह से विकसित होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक यानी संवेगात्मक विकास। तो कई प्रकार हो गए, लेकिन क्या सिर्फ यही प्रकार है विकास के? नहीं, आते हैं कितने प्रकार हैं। मेहंदी तो गई यार, अब तो टाटा बाय बाय फिनिश हो गई। देखो एक बार, शायद फर्स्ट टाइम ही लगवाई होगी, शायद क्या फर्स्ट टाइम ही लगवाई है इतनी मेहंदी। देखो एक बार, आते हैं अब विकास के मुख्य प्रकार की चर्चा कर लेते हैं, जहां से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन जहां से आता है या आ सकता है, कई बार आ चुका है मैं ये कहूं तो। देखो विकास के जो ब्रॉड डोमेन है, जो मुख्य प्रकार है, हम कहते हैं ना ये मल्टी डायमेंशनल है, लिखा भी हुआ है देखो छोटे से उसमें बॉक्स में, ये मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी है विकास की प्रक्रिया, यानी इसमें कई आयाम हैं। ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। एक आयाम क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, बच्चे के शरीर का विकास, उसकी हाइट, वेट, शेप, साइज, है ना, दौड़ना, भागना, कूदना, उछलना, ये सब क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा, यानी शारीरिक विकास की क्या है? ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, विकास के विस्तृत पक्ष हैं। ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के विस्तृत पक्ष हैं, या विस्तृत या मुख्य प्रकार हैं, अगर मैं कहूं मेन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक, इसको मैं PCSE PCS होता है, सबने सुना है? PCS में बस E और लगा दो तो ये 4 मुख्य प्रकार बन जाते हैं। हालांकि ये हैं 3 ही, क्योंकि इनको एक में ही काउंट किया जाता है, S और E को। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे, अभी मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, मौफिदुर रहमान, लास्ट में आप कुछ अलग से बात है तो पूछ लेना, अभी समझते जाओ, क्योंकि अगर टॉपिक को समझेंगे नहीं, ये ऑनलाइन क्लास का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, सारे कमेंट्स नहीं लिए जा सकते, समझा करो। वैसे भी अगर ऑफलाइन में भी 1000 लोग भी बैठे होंगे सामने, यहाँ तो कई हजार हैं। नहीं, क्लास कोई डिलीट नहीं होगी, सब रिकॉर्डेड मिलेंगी, जब तक आपकी वैलिडिटी है। लाइव की बात ये सब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल रहती है। तो फिजिकल यानी शारीरिक विकास, शरीर का विकास, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, हाइट का बढ़ना, ये सब शारीरिक विकास में। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। इसको मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हो कि मानसिक विकास है। फिर आता है S, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। बच्चा सामाजिक, हम कहते हैं, अरस्तु ने कहा है, एरिस्टोटल ने, मैन इज अ सोशल बीइंग या मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें 2-4 लोग चाहिए आसपास। बच्चा जब बड़ा होता है उसके माँ बाप आसपास कुछ तो चाहिए उसको, जो व्यक्ति उसको प्यार करे, थोड़ा सा स्नेह दे, है ना। तो सोशल डेवलपमेंट क्या है कि वो समाज में रहना सीखता है, वो ग्रुप में खेलना सीखेगा 4 बच्चों के साथ, फिर वो प्ले वे में जाएगा, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो अपने आस पड़ोस में दोस्त बनाता है। तो ये क्या है? सोशल डेवलपमेंट है कि वो समाज में रहना सीखता है। घर में कोई आ रहा है तो उसको नमस्ते करते हैं, ये सब सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है भाई? इमोशनल डेवलपमेंट है सांवेगिक विकास, यानी इमोशंस का विकास। इमोशंस का विकास अगर हम देखें यहाँ पे, तो इमोशंस का विकास अगेन वही बात कि जब आप पहले दिन स्कूल जाते हैं आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते, आप रो रहे होते हैं। छोटे बच्चे को देखिए आप, वो हर छोटी बात के लिए रोएगा, उसको भूख भी लगती है तो वो रोता है शुरुआत में, क्योंकि उसको उसके इमोशंस सारे हिलडुल जाते हैं, और दूसरा उसको लैंग्वेज आती भी नहीं है उस समय। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? धीरे धीरे बच्चे या व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है इमोशंस पे कंट्रोल या मैनेजमेंट सीख जाता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट भी एक प्रकार है। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं, बाकी जितने भी दुनिया के प्रकार हैं वो सब इन्हीं 4 में आ जाते हैं। ठीक है बात, चलिए समझते हैं। PCSE से याद रखना है। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे ये एरो लगा हुआ है ना कि ये फिजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड है कॉग्निटिव से, कॉग्निटिव सोशल से, सोशल इमोशनल से, यानी ये चारों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, यानी अंतः संबंधित हैं। ऐसा नहीं है कि दिमाग में, सर में दर्द है तो शरीर बहुत अच्छा महसूस करेगा, है ना, या दिमाग पे चोट लगी है तो शरीर पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अंतः संबंधित हैं ये चारों प्रकार, इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंतः संबंधित हैं।
इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। आते हैं, अब एक क्वेश्चन देख लो जरा। एक क्वेश्चन है जो इस बार पूछा हुआ है, इसी बार के एग्जाम में आया है, पेपर 1 में आया है या पेपर 2 में आया है, मैं क्यों बताऊं, पहले आप सॉल्व करो, क्योंकि हमें लगता है पेपर 2 का क्वेश्चन मतलब मुश्किल होगा, पेपर 1 आसान होगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, है ना। सिलेबस वही है, इवन जो पूरा लॉट बनता होगा पेपर 1 पेपर 2, उन्हीं क्वेश्चंस में से पेपर 1 और पेपर 2 में निकल जाते होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि सिलेबस एकदम सेम है। यूट्यूब पे क्लास होगी या नहीं, अभी मैं करूंगी, परेशान मत हो कि कॉग्निटिव को थोड़ा और बता दो, इमोशन को थोड़ा और बता दो, अभी तो जस्ट आपको इंट्रो दिया जा रहा है, ये अलग अलग चारों प्रकार समझाऊंगी। अभी तो कॉग्निटिव में 50 चीजें हैं, वो भी बताऊंगी, क्यों टेंशन लेते हो, है ना। मेरी आपसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर साल या अगर 2 बार हो रहा है सीटेट तो 2 बैच तो कम से कम आएंगे ही, और इतने साल से मैं डिस्कशन कर रही हूँ, इतने लर्नर्स हैं, मैं अपना रिजल्ट थोड़ी ना खराब करूंगी भाई, मेरे को भी तो सेटिस्फेक्शन चाहिए होगा, तो ये मेरी भी जिम्मेदारी है। अगर आप ठीक से पढ़ते रहेंगे छूटेगा कुछ नहीं, बशर्ते आप पढ़ते रहें, ठीक है ना। देखो जो पढ़ने वाला है उसके लिए फर्क पड़ेगा, अदरवाइज तो एडमिशन तो बहुत सारे लोग लेते हैं, उस चीज से बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसकी वजह से रिजल्ट नहीं खराब होना चाहिए कि भाई इसको समझ नहीं आया, ठीक है ना। वो कह रहा बड़े होकर भी लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, इमोशनल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। नहीं प्रिया, देखो इमोशनल डेवलपमेंट वो इमोशनल इंटेलिजेंस के तहत आ जाती है वो बात कि आप कितना स्मार्टली मैनेज कर पा रहे हैं, है ना। और इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से हुआ है या नहीं ये भी जरूरी नहीं, अगर बचपन में ठीक से नहीं हुआ हो, आसपास ऐसी घटनाएं हुई हो या माहौल ही नहीं मिला हो, तो डेवलपमेंट ठीक से थोड़ी हो जाए। डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक भी तो हैं, यानी नेगेटिवली भी तो ये प्रभावित हो सकता है, और अगर अच्छा माहौल मिलेगा तो पॉजिटिवली भी होगा, ठीक है ना। अब समझते हैं, देखो ये नया तरीका क्वेश्चन पूछने का, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ, अब ऑफलाइन में भी खूब पूछे जाते हैं। कम से कम 4 क्वेश्चन आएंगे इस तरह के आपके, इस टॉपिक से नहीं बट ये असर्शन और रीजनिंग वाले, कथन और कारण वाले 4 क्वेश्चन पेपर 1 में हैं और 6 क्वेश्चन पेपर 2 में हैं इस बार। तो आप बच नहीं सकते ना पेपर 1 से ना पेपर 2 से, कि ये क्वेश्चंस तो आपको फेस करने पड़ेंगे, किसी भी टॉपिक से आ जाते हैं, तो इसलिए आपके सारे टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, ठीक है। चलिए समझते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, असर्शन पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर, यानी छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की, कि वो स्कूल छोड़ के ना जाए। ऐसा भी होता है ना कई बार, अगर आप दूर दराज एरिया में देखेंगे, रिमोट एरियाज में देखेंगे, तो बहुत सारे बच्चे स्कूल पूरा करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं, कोई किसी काम में लग जाएगा, किसी को इंटरेस्ट नहीं आया पढ़ाई में। गांव वगैरह में ऐसे एग्जांपल्स बहुत मिल जाएंगे, शहरों में तो आजकल मजबूरी हो गई है, रो पीट के पढ़ाते ही हैं, है ना। नहीं तो बीच में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कहते हैं उसको। तो छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है। आप याद कीजिए, आज भी अगर आप अपने स्कूल के सामने से निकल जाएंगे तो एक बार को तो मन में चीजें आएंगी कि यार ये मेरा स्कूल है, ये मेरा कॉलेज है, तो हमारे क्या इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं स्कूल से, कॉलेज से। क्लियर बात है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड, जो आपका मन करे आप फ्रेंड, और कोशिश करो हिंदी को ही लैंग्वेज वन लो और इंग्लिश को लो लैंग्वेज 2। देखो छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है कि ये मेरा स्कूल है। जैसे हम कहते हैं ये मेरा घर है, नहीं तो वो घर क्या है, सीमेंट की, पत्थर की, ईंट की दीवारें ही तो हैं। आप रह रहे हैं तो वो आपको घर लगता है, लेकिन आपके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो वैसे ही जैसे आप स्कूल जाते हैं या स्कूल में अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वो एक इमोशनल कनेक्ट होना उसका बहुत जरूरी है, भावनात्मक लगाव, तो वो स्कूल से कनेक्टेड फील करेगा। इतनी बात ठीक है। मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है और उन्हें लगता है कि स्कूल, यार स्कूल हमें एक्सेप्ट करता है, स्कूल के लिए हम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए स्कूल इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन क्या है, ये बात गलत है या सही है? ये बात सही है कि अगर बच्चे को लगेगा ये मेरा स्कूल है, ये मेरा घर है, ये मेरी रोड है, तो क्या कोई किसी चॉकलेट का रैपर फेंक पाएगा? आप अपने घर में कहीं भी फेंक देते हैं कुछ भी खा करके? नहीं ना, आपको पता है आप ही का घर है, गंदा होगा तो साफ भी आप ही को करना होगा, कल को कोई आएगा घर में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो आप क्या करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं चीजें अपने घर में, अपने ऑफिस में, लेकिन रोड पे क्या करते हैं लोग, गाड़ियां लेके चलते हैं 10-10, 20-20, 50-50 लाख की, और जैसे ही एक पैकेट खोला और खाया चिप्स का पैकेट और बाहर फेंक दिया विंडो से। क्यों? क्योंकि शायद वो अंदर तक वो इमोशंस जुड़े हुए नहीं है कि ये मेरा ही देश है, ये मेरी ही रोड है, अगर मैं ही इसमें गंद मचाऊंगा या मचाऊंगी तो ये कहां से साफ रहेगा। तो इमोशंस अटैच होंगे अगर कि स्कूल जो है ये मेरा है और मैं यहाँ पे आता हूं और हम कनेक्टेड हैं, तो क्या ये बात गलत है या सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? इससे क्या होगा, बच्चे ज्यादा अच्छे से रह पाएंगे, स्कूल छोड़ के आसानी से नहीं जाएंगे, उनका मन लगेगा स्कूल में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बड़ा देख के डरना नहीं है, बस आपको पहले ये स्टेटमेंट पढ़ना है। तो ये बात तो सही है, यदि बच्चों को लगेगा वो ज्यादा बेहतर करेंगे यदि उन्हें लगेगा हम स्कूल में एक्सेप्टेड हैं, ये हमारा स्कूल है, उनके इमोशंस अगर पॉजिटिवली जुड़े हुए हैं।
इसका रीजन क्या है? इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो हमारे इमोशंस हैं कि हमें अच्छा महसूस होता है स्कूल आके, हमें अपना लगता है स्कूल, तो हम बेहतर तरीके से सीख भी पाएंगे। ठीक है ना? तो हम बेहतर तरीके से सीख भी पाएंगे। क्या ये बात गलत है? नहीं भाई, सही बात है। ये तो सही रीजन है कि इमोशंस जो हैं वो हमारी लर्निंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट अगर हम देखेंगे, पढ़ाई किससे करेंगे? दिमाग से करेंगे। तो जो दिमाग है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, क्या वो इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है? पिछली स्लाइड में हमने क्या समझा था भाई? पिछली स्लाइड में हमने समझा था कि चारों प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो आपका मन, आपका दिमाग, आपका सामाजिक विकास, आपका भाई किसी से झगड़ा हो जाए, आपका मूड खराब हो जाता है ना, इमोशंस हुए ना प्रभावित, चोट लग जाए आपको, तो मन भी खराब हो जाता है कई बार। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस भी आपके जुड़े हुए हैं। अगर इमोशंस अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, तो लर्निंग भी अच्छी होगी। तो दोनों बातें सही है। तो ये अगर देखा जाए तो आप इसको लर्निंग से भी जोड़ सकते हैं टॉपिक को, नहीं तो ये इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है कि सब इंटर रिलेटेड है। विकास के सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो सिंपल बात है, आपको यहाँ पे दो तीन चीजें चेक करनी होती है। क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है? हाँ भाई सही है कि छात्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे यदि स्कूल में उनको लगेगा कि हमारा स्कूल है। सही है। रीजन क्या दिया है? भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। यानी भावनाएं, जो इमोशंस हैं, वो सीखने में हेल्पफुल होते हैं। इसलिए बच्चे को स्कूल में ये भावना होनी चाहिए कि ये मेरा स्कूल है। रीजन सही है। इस स्टेटमेंट के बारे में ये रीजन, ये कारण एकदम सही है। तो दोनों अपने आप में भी सही है और एक दूसरे के लिए भी सही है। ठीक है ना? तो एक दूसरे के लिए सही है, तो इसलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अगर ऐसा होता सिर्फ ए ट्रू होता, आर नहीं, तो ये हो जाता कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। दोनों फॉल्स होते तो बोथ ए एंड आर फॉल्स हो जाता। दोनों सही होते बट ये रीजन नहीं होता। मान लो ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये इसका रीजन ही नहीं है, तो फिर आर गलत। आर क्या हो जाता? आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाता। ठीक है ना? लॉन्ग क्वेश्चन ही टाइम बहुत किल करते हैं। हमारी अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हम टाइम बचा के ले जाएंगे। वो सबके लिए है लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो ये टेंशन नहीं लेनी। मैं मानती हूं कि इस तरह के क्वेश्चन लेंदी तो होते ही है, इसीलिए तो प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा जरूरी है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो और ये धीरे धीरे होने लग जाएगा। ये मत सोचना कि आज पहले दिन ही मैं फटाक से क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पाया। समय लगता है भाई, धीमी आंच पे बनाओ, खाना टेस्टी बनेगा, नहीं तो जल जाएगा ज्यादा जल्दी करेंगे तो। ठीक है ना? तो ये एक बात है। ठीक है प्रीति, लाइव है आप सब। ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के विस्तृत प्रकार या पक्ष, इनको आप टाइप कह लीजिए, डोमेन्स कह लीजिए, है ना? मुख्य प्रकार हैं, ब्रॉड लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब छोटे छोटे और भी डोमेन्स होंगे। पीसीएसई, अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ डेवलपमेंट के प्रकार कितने हैं, आप कहेंगे 3 हैं जी। 3 कौन से? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, एक साथ चलता है। अगर आप एज पर एनसीईआरटी जाएंगे तो अगर चारों ऑप्शन दिए हुए पेपर में तो ठीक है, नहीं तो आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ डेवलपमेंट के टाइप्स कितने हैं, तो आप कहेंगे भाई 3 है। पीसीएसई, ये एसई एक साथ ही है। सोशियो इमोशनल लिखा हुआ मिलता है एनसीईआरटी में। तो पहला प्रकार हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास। दूसरा प्रकार हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास। तीसरा प्रकार हो गया सोशल, इसको सोशियो इमोशनल कह देते हैं, यानी सामाजिक सांवेगिक विकास। तो ये 3 ही प्रकार हैं अगर नंबर वाइज देखेंगे। और अगर आप वैसे देखेंगे तो सोशल इमोशनल अलग हो जाएगा, तो वो 4 दिखते हैं कई बार। तो डिपेंड करेगा। वैसे आपसे ये नहीं पूछेगा 3 प्रकार हैं कि 4 प्रकार हैं, नाम ही पूछेगा, तो नाम में तो चारों ही सही है। ठीक है ना? नाम में तो चारों ही सही है। क्या हुआ आकाश? बीओडी डलवा दीजिए ना सीडी पर। क्यों कुमार, इतनी जल्दी क्यों है? अभी तो बहुत समय है ना हमारे पास, और डेली क्लास हो रही है, तो चलने दो। क्यों ही डलवाना है? बीओडी की जरूरत तब पड़ती है हमें कि जब हमें लगे कि भाई समय कम है, या फिर समय कम है और रिवीजन ज्यादा करना है, छुट्टियां हो रही हूं, तब हम बीओडी डलवाते हैं। रिकॉर्डेड बीओडी मतलब रिकॉर्डेड। अभी लाइव आपकी क्लास चल रही है, सैटरडे संडे आपको मिलेगा मुश्किल से रिवाइज करने को, दिन भर आपकी क्लासेस चलती हैं, तो कहाँ समय आपके पास बीओडी का? जरूरत लगेगी डलवा देंगे, क्यों टेंशन लेते? इस बार तो होली पे भी कुछ खास छुट्टियां नहीं है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो ये आप बोली भी थी क्या कुमार, ये सीरियस बैच के लिए बीओडी बोला था? नहीं तो हाँ, धीरे 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 मना, धीरे सब कुछ हो। बिल्कुल क्लियर है बात। ये मिल जाएंगे आपको नोट्स में, नहीं जरूरी नहीं सर्कल बना के लिखो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे। ठीक, अभी इनके सबके अंदर अलग अलग प्रकार के विकास हैं। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट आता है, अभी वो करेंगे हम। ठीक है ना? कॉग्निटिव में तो पता नहीं क्या क्या आता है।
सोशियो इमोशनल, अब इसमें मॉरल डेवलपमेंट भी सोशल से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये सब बाकी सब इसके अंदर आ जाएंगे, नहीं तो मुख्य प्रकार यही 3 है ना। अगर कॉमा लगा के लिखा होता है तो कई बार दे देता है फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, तो वो भी सही है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात? देखो ऐसे अब आप कहोगे क्रियात्मक विकास होता है, भाषा विकास होता है, मॉरल होता है, वही तो मैं बता रही हूँ, बाकी सब इन्हीं के अंदर आ जाएंगे, मुख्य प्रकार यही है, ठीक है बात। चलिए समझते हैं कहानी क्या है। तो फिजिकल डेवलपमेंट जिससे जुड़ा हुआ है शारीरिक विकास, शरीर का विकास, चलना फिरना, दौड़ना भागना। मोटर डेवलपमेंट इसके अंदर आता है, गतिक विकास, गति करना। मोटर में भी 2 प्रकार हैं, गर्लफ्रेंड से याद रखना होता है, अभी आएंगे उस पर। कॉग्निटिव, मेंटल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका इसी से संबंधित है, ये बार बार मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। भाषा विकास, संज्ञान, दिमाग से जुड़ी हुई है भाषा, दिमाग ठीक से नहीं चलेगा, आप हकला के बोलना शुरू कर देंगे, मतलब कई बार फंबल कर जाते हैं ना हम, क्यों? क्योंकि ब्रेन अगर स्ट्रेस्ड है तब भी हमें हमारी भाषा प्रभावित होती है, क्योंकि ब्रेन से ही जुड़ी हुई है। सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, सही और गलत। सही और गलत कहाँ समाज में होता है, जानवरों के लिए थोड़ी ना कोई अलग से मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना। कोई बात नहीं, इस बार बढ़िया से मेहनत करो प्रेम का, इस बार जय आप बढ़िया से ध्यान रखना है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं दीक्षिका, ये कैफे वाले भैया पागल बनाते रहते हैं। अगर आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग के पहले दिन में भी हैं, आप अपने बीएड के, डीएलएड के, बीटीसी के, डीएलएड के पहले दिन में भी हैं, पहले साल में हैं, पहले सेमेस्टर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं, आप अपियरिंग में पास हो जाएंगे। एनसीटीई ये नोटिस बहुत पहले जारी कर चुका है, हो गया 1.5-2 साल इस बात को। इमोशनल डेवलपमेंट यानी सांवेगिक विकास, इतनी बात क्लियर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा हुआ हम आपको दे देंगे। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। इसमें और एरियाज हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे लेके चलूंगी आपको। थोड़ी सी स्पीड आज ज्यादा है, मैं कोशिश करूंगी स्पीड धीरे धीरे कम करूं, क्योंकि आपने नया नया पढ़ना शुरू किया है, मैं अज्यूम कर रही हूँ अभी, है ना। तो देखो अगर जैसे कोई कह रहा है, ऐसे खान कह रहे हैं 6 PM पे ज्वाइन नहीं हो पाती, छूट जाता है, तो एक काम क्या करो, जब ऐसा हो रहा है, अगर जब भी क्लास चली है या मतलब बीच में 6:05 तक आप मान के चलो आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। मैं अब लेट नहीं करती, पहले लेट हुआ करता था, है ना। तो 6:05 से पहले पहले क्लास आपकी शुरू हो जाएगी, 6:05 तक तो हो ही जाएगी। तो अगर तब तक नहीं हुए तो वो ऐप बंद करके एक बार फिर से रिफ्रेश करके चेक कर लिया करो। इतनी बात क्लियर है। सीडीपी कोई बुक नहीं उठानी मयूर, कोई एनसीईआरटी नहीं उठानी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उतना करना है जो नोट्स मिल रहे हैं या जो क्लासेस मिल रही हैं उसी को बार बार रिवाइज कर लो, उसके बाहर कुछ नहीं जाना। प्रैक्टिस भी मैं यूट्यूब पे इतनी इनफ करा देती हूँ, अगर आपको क्वेश्चन करने भी हैं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर करो और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो भाई, रिकॉर्डेड वीडियो तो आपको मिलेगा ना, मतलब रिकॉर्डेड का मेरा मतलब है ये जो क्लास कल लाइव हुई है वो रिकॉर्डेड की फॉर्म में आज आपके पास है और वो रहेगी पेपर तक। आज जो ये क्लास चल रही है ये भी रिकॉर्डेड, आपको इस क्लास के बाद लाइव के बाद ये रिकॉर्डेड ही रहेगी, तो आप ये पेपर तक कितनी भी बार देख सकते हैं, ठीक है ना। आईफोन पे थोड़ा दिक्कत आ रही है तो आप वेबसाइट पे चेक कर बैच देख लो, जिनको आईफोन में दिक्कत आ रही है। मुझे खुद आ रही है, मैं नहीं चला पा रही हूँ आईफोन में, तो वो आप वो कर लो, वेबसाइट पे देख लो एक बार जाके। बीएड वाले दोनों पेपर दे सकते हैं यार, बट वही एलिजिबिलिटी का तो कोई खास फायदा है नहीं। और हाँ दे सकते हो बिल्कुल, वेस्ट बंगाल क्या देश भर से आप लोग दे सकते हो एग्जाम, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे लोग करते हैं भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोशनल? आकांक्षा भी आएंगे ना सब पे, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, चारों ही आपस में जुड़े हुए हैं अगर देखें तो। हाँ आप समझाते बहुत अच्छा है, इसलिए ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ वो दिमाग में मैं बिठा दूंगी, इतनी बार चीजें आपकी रिपीट होंगी, कनेक्ट होंगी कि आप चाह के भी भूल नहीं पाएंगे। सीडी भी बहुत वीक है, ऐसे बहुत सारे लर्नर्स आते हैं सूर्य हमारे पास जिनका सीडी भी वीक होता है, जाते हैं मुस्कुराते हुए 30 में से 28, 29, 30 भी लाते हैं कई बार। जो जिनका वीक है उनकी बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे लर्नर्स 30 आउट ऑफ 30 लाते हैं, ठीक है ना। आपका टाइम फिक्स है 6 बजे से, पीडीएफ मिलेंगे भाई, क्यों नहीं मिलेंगे? पढ़ाने का तरीका दी बेस्ट है मैम, थैंक यू दीप। ये पूरी जो दुनिया आप देख रहे हैं सीटेट की, ये हमने शुरू किया ऑनलाइन में, इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है। लोगों को पता भी नहीं था कि सीटेट ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है ना। मैं उस टाइम से डिस्कशन कर रही हूँ, और बाय चांस की बात है, मेरा 2016 में टीचिंग ट्रेनिंग में ही जो है, मतलब फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी जो है सीटेट क्लियर हुआ था। 2016 में चैनल बनाया ऐसे ही, उस टाइम पे तो पता भी नहीं था, फिर 2 साल तक सीटेट आया भी नहीं। और तो ऑनलाइन का तो पूरा रिवोल्यूशन हम लेकर के आए हैं टीचिंग एग्जाम्स में। देखिए भाई फटाफट से आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। वैलिडिटी को लेकर मैं देखते हैं आप में बहुत क्रेज है भाई, एक बार पढ़ के पेपर निकाल के छुट्टी करो ना।
1 ईयर है मैम वैलिडिटी, वो चेक करना पड़ेगा, बट एग्जाम तक तो 100% ही होगी, हो सकता है 1 ईयर भी हो। मैं एक बार कल टीचर से बात करके बताती हूँ, एक बार उधर से कोई आइडिया होगा इस बारे में। लेट कहाँ करते हैं आजकल, सीडीपी क्वीन तो हैं आप, अच्छा धन्यवाद जी। चलिए टिल 2 ईयर, 5 साल के ले लो ना, बस सीटाटी करते रहना, वैलिडिटी हम तो बढ़ा देंगे, आपका क्या फायदा है उसमें। चलिए आ जाइए, बहुत बातें हमने कर ली, बीच बीच में करते रहेंगे। देखिए टाइप ऑफ डेवलपमेंट पे आते हैं वापस। फिजिकल डेवलपमेंट, ये आप देख के समझ पा रहे हैं, बच्चा क्रॉल कर रहा है, बैठना सीखेगा, चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, एक प्रॉपर एक्टिव व्यक्ति बन जाएगा। तो ये है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें हमारे शरीर का विकास शामिल है। हमारी जितनी भी शारीरिक काम जितने भी हम करते हैं वो इसी से संबंधित हैं। और मोटर डेवलपमेंट इसी का पार्ट है। गतिक विकास, गति करना, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, ये सब गति करने का ही पार्ट है। मोटर डेवलपमेंट के भी कुछ और प्रकार हैं जिन पे हम चर्चा अभी कर लेते हैं, 1 ही मिनट लगेगी, ठीक है ना। मोटर डेवलपमेंट हमने फिजिकल डेवलपमेंट समझा, यानी हमारे शरीर का विकास, हमारी हाइट, स्ट्रेंथ, वॉट एवर, जो भी काम हम शरीर से कर रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट इसी से संबंधित विकास का एक प्रकार है, जो सब डोमेन हो गया एक तरह से। इसको हम क्या कहेंगे, गतिक विकास। गति करने से संबंधित विकास है। ये भी 2 प्रकार का होता है, जी और एफ। GF का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है यहाँ पे, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स हैं। फाइन मोटर स्किल्स यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स। मोटर मतलब गति से संबंधित है। आप घर में भी पानी की मोटर होगी, मोटर जहां भी वर्ड आ गया मतलब गति, स्पीड, प्रेसिजन, इन सबसे जुड़ा हुआ होगा। ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो अगर हम देखें यहाँ पर, स्थूल गतिक कौशल कहते हैं हिंदी में, स्थूल गतिक कौशल यानी भारी। स्थूल का मतलब होता है भारी या बड़ी मांसपेशियां। ग्रॉस कहते हैं ना, ग्रॉस टोटल, दुकान से 5 सामान लाए, समोसे लाए, चटनी लाए, चटनी तो अलग से नहीं लाएंगे, समोसे के साथ आ जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप कोल्ड ड्रिंक लेकर के आए, आप चिप्स लेकर के आए, आप बिस्किट लेके आए, आप चाय पत्ती जिसको हम कहते हैं, यानी आपका जो भी एक मतलब ब्रांड कह रही थी मैं, है ना, कुछ आप ब्रेड लेकर के आए, जो भी सामान आप दुकान से ग्रोसरी लेने गए, फिर आप क्या कहते हैं, भैया इसका ग्रॉस टोटल कर दो। तो ग्रॉस मतलब एक फाइनल, ठीक है ना। पॉप बेटर इसलिए है क्योंकि ऑर्डर सीक्वेंस में आ जाता है आकांक्षा। अच्छा कोई बात नहीं ज्योति, दे दिया भाई रिप्लाई। आप सीटेट को लेकर हमारे बिहार में काफी प्रसिद्ध हैं, बहुत बढ़िया बात थी। जबकि मैं तो इंग्लिश मीडियम, लोग समझते हैं कि इंग्लिश मीडियम जो है, जो हमारे पूरा सिलेबस को कॉपी करके हिंदी में पढ़ा देते हैं, उन लोगों को लगता है कि मतलब बड़ा सही है मामला। लेकिन हम लोग तो मतलब बड़ी अच्छी बात है, जो हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे लर्नर्स हैं जो पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पेडागोजी को शिक्षण शास्त्र बोलो तब समझ आता है उनको, क्योंकि वो थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं करना चाहते। इतना तो हमें समझना पड़ेगा, जब हम कल को प्राइमरी टीचर भी बनेंगे तो हमें सारे ही सब्जेक्ट आने चाहिए। हिंदी इंग्लिश भी तो पढ़ाओगे आप, तो हमें समझ में तो एटलीस्ट दोनों भाषाएं आ जानी चाहिए। नहीं तो कई लोगों को बड़ी इस बात से समस्या होती है इंग्लिश में, जबकि सब्जेक्ट में इंग्लिश के टर्म्स बहुत जरूरी है। हिंदी में वही बात 5 तरीके से कह देगा, आप पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे। स्थूल को वो कुछ और भी कह सकता है कल को, तो इंग्लिश में लेकिन एक ही टर्म रहेगा। तो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है कि इंग्लिश टर्म्स में ही आप चीजों को ध्यान रखें। हालांकि मैं लेके बाइलिंगुअल ही चलती हूँ। अपने आप बढ़ेगा गोल्डी, क्लास अटेंड करते जाओ, मार्क्स का पता भी नहीं लगेगा कैसे बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है ना। चलिए आते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। फिजिकल डेवलपमेंट का सब टाइप है क्या, मोटर डेवलपमेंट। तो ग्रॉस यानी स्थूल गतिक कौशल, फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म, एकदम फाइन। एक धागे को हम कहते हैं भाई कितना फाइन है, तो क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी वो कौशल जो गति करने में काम आए, लेकिन सूक्ष्म यानी छोटे मांसपेशियां, है ना, छोटी मांसपेशियां। इसको आप क्या कह सकते हैं, GF कह सकते हैं। GF बोले तो गर्लफ्रेंड नहीं है ये, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर PDF मिल जाएगी, नोट्स नहीं बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है,
ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, क्योंकि आजकल हम आलसी तो थोड़े हो ही गए हैं। पहले तो मैं कहती थी भाई नोट्स तो बना है करो खुद से, तो अगर आप नहीं बनाते तो नोट्स उस तरह से आप देने लगे हैं कि जरूरत नहीं है। ग्रॉस मोटर स्किल्स, बट उसके लिए फिर आपको इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिले चलेगा। ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर में क्या आ जाएगा? स्थूल गतिक कौशल में, स्थूल गतिक कौशल, इसमें जो भी बड़ी मांसपेशियां हैं शरीर की, जैसे आर्म्स प्लस लेग्स की मसल्स, मांसपेशियां मसल्स का कोऑर्डिनेशन। क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, कि एक साथ वो कोऑर्डिनेटेड हो, समन्वय चाहिए। ठीक है, एक एक दो दिन बाद मिलती जाएगी पीडीएफ। तो आपकी जो बड़ी मांसपेशियां क्या है? ये जो आपकी आर्म्स हैं, यानी ये जो बाहें हैं, आपकी टांगे हैं, ये आपके शरीर की बड़ी मांसपेशियां हैं। इनका कोऑर्डिनेशन जिन एक्टिविटीज में लगे, जिन मोटर एक्टिविटीज में लगे, जिन फिजिकल एक्टिविटीज में लगे, वो कौन सी हो सकती है? रनिंग हो सकता है भाई, दौड़ने में आपकी टांगों की और आपकी बाहों की यानी आर्म्स की और लेग्स की मांसपेशियां काम में आती हैं। रनिंग, और क्या हो सकता है? जंपिंग, जब आप जंप भी करते हैं तो आपकी बड़ी मांसपेशियां ही काम में आती हैं, चाहे वो टांगों की हो चाहे वो हाथों की हो। ठीक है ना? अगर हम इसके बाद चले नेक्स्ट पे, तो क्या हो सकता है भाई? फटाफट से बताओ। स्विमिंग, अब आप कहोगे स्विमिंग में तो आंखों का भी रोल है, लेकिन एक बार को आप आंख बंद करके भी तैर सकते हो, लेकिन अपने इन बाहों और टांगों के बिना तैर नहीं सकते। तो ऐसा हो सकता है, कई एक्टिविटीज ऐसी हो सकती हैं जिसमें ग्रॉस और फाइन दोनों स्किल्स का यूज हो, लेकिन जो मेन स्किल है वो आपको देखनी है किसके बिना काम नहीं चलेगा, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बड़ी मांसपेशी सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी एनसीईआरटी उठा के देखने की कोशिश की मिथिलेश? है ना, एक बार चेक करो। स्किपिंग, ऐसा तो नहीं सिर्फ ग्रामर पढ़ते रहते हो, यानी रस्सी कूदना। अभी मैं एक स्ट्रेटजी का वीडियो बनाऊंगी यूट्यूब पे अलग से। स्किपिंग यानी रस्सी कूदना। स्किपिंग में भी क्या है? आपकी टांगों की मसल और हाथों की आर्म्स की मसल की यूज हो रही है ना? और क्या हो सकता है भाई? इवन फॉर दैट मैटर ड्राइविंग, ये कोऑर्डिनेशन आप समझ चुके हैं, समन्वय। इसको मैं यहां से हटा रही हूँ, ठीक है ना? आर्म्स और लेग की मसल्स का, यानी बड़ी बिग मसल्स का जो आपका कोऑर्डिनेशन है। और क्या आएगा? डांसिंग, बिल्कुल, क्लाइंबिंग, साइकिलिंग। ऐसे तो आप पता नहीं कितनी चीजें सोच सकते हो। ठीक है, हाँ, जैसे बड़ी चीजें पहले पकड़ना सीखता है, बाद में छोटी चीजें, यानी पेन पकड़ना आप बाद में सीखते हैं, पहले आप प्लेट पकड़ना सीख लेंगे। ठीक है ना दिया? बहुत बढ़िया, आपका बेटा भी देख रहा है। चलिए, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो और क्या हो सकता है यहाँ पे? साइकिलिंग, भाई जब आप साइकिल चला रहे हैं तब भी आपकी टांगों की और आर्म्स की और लेग्स की मसल्स ही यूज में आ रही हैं ज्यादा। ड्राइविंग, ड्राइविंग में आप कहेंगे भाई हम तो आंखें भी हैं, लेकिन बिना वो क्लच दबाए या बिना गियर चेंज किए जिसमें आपकी आर्म की मसल यूज होगी, काम नहीं बनेगा। तो ड्राइविंग भी इसी में आ जाएगी। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई? फटाफट से लिखो। वॉकिंग, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ये सब आया हुआ है, एक नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछता है, इस बार भी आया हुआ, मैं दिखाऊंगी आपको। वॉकिंग बस थोड़ा सा घुमा के पूछने लगा है, लेकिन बेसिक्स तो क्लियर करने पड़ेंगे, तब तो हम मुश्किल चीजों पे जाएंगे। क्रिकेट खेलने में, लेकिन बॉल फेंकने में कई बार फाइन मोटर स्किल का यूज होता है, क्योंकि आप अपनी उंगलियों की, फिंगर्स और आंखों की मसल का यूज हो रहा है, तो फाइन। जब आपकी बड़ी मांसपेशियां, आपकी आर्म्स और आपकी लेग्स की मांसपेशियों का यूज हो रहा है, मसल्स का, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स है। हाँ, क्लियर है? हेड मूवमेंट भी ग्रॉस में आएगा। तो वो हेड मूवमेंट अलग कहानी है, उससे आप ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं हेड मूवमेंट से आप, है ना? डिगिंग, हाँ, कुछ खोद रहे हैं अगर आप, बिल्कुल। डांसिंग, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो डांसिंग, और बताओ, जो जो मन में आता जाए अपने कॉलम्स बना के लिखते जाना, अगर शॉर्ट नोट्स बनाने का किसी को शौक है। डिगिंग, हाँ ठीक है। स्टेयर्स पे भी अगर आप चढ़ रहे हो, यानी सीढ़ियां चढ़ रहे हो, उसमें भी ग्रॉस मोटर स्किल्स का ही आपका इस्तेमाल है ना? कुछ खोद रहे हो एक फावड़ा लेकर के, तो उसमें भी आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग एक्टिव हैं इसका मतलब। और अगर आप इसी तरह से एक्टिव रहेंगे तो मेरा भी जो उत्साह है वो बढ़ा हुआ रहेगा, है ना? जंपिंग वगैरह सब हो गया। टाइपिंग में तो फाइन मोटर स्किल आएगा, क्योंकि उंगलियों की मसल है ना। अब आते हैं फाइन मोटर स्किल्स की। वर्कआउट करते हुए, वेट लिफ्टिंग में भी हाँ ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, एक्सरसाइज करने में भी, योगा में भी, ठीक है ना? सिटिंग में एज सच आप कोई एक्टिविटी थोड़ी है सिटिंग कि जिसमें आप कुछ मूवमेंट कर रहे होंगे बहुत ज्यादा। वर्क, किक बॉक्सिंग में भी ऑफकोर्स फिर आपका ये, क्योंकि आर्म्स वगैरह ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है ना? इवन भाला फेंक में भी, तो जैवलिन थ्रो में भी आपकी ग्रॉस मोटर ही होगी। अब आते हैं फाइन मोटर स्किल्स पे।
यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल। इतनी बात क्लियर है? अगर हम यहाँ देखें, ओहो वॉइस चली गई, नहीं यार यहाँ से तो सब ठीक है, ईटिंग में कोई स्किल यूज नहीं हो रहा, मजे यूज हो रहे हैं बस। हाँ देखो इवन आर्चरी में भी वो जो पूरा आपका ध्यान है आंखों का, लेकिन आर्म्स के बिना तो नहीं कर पाओगे ना। अभिनव बिंद्रा की भी अगर आप शूटिंग की भी बात करोगे तो वहां पे आंखों की मसल भी चाहिए, लेकिन आर्म्स की मसल्स का ज्यादा यूज है फिंगर से। कटिंग यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल। सबसे पहले तो हम लिखेंगे राइटिंग, लिखना, इसमें आपकी छोटी मांसपेशियां, आपकी फिंगर्स और आईज की मसल्स का कोऑर्डिनेशन है, फिंगर्स प्लस आई मसल्स, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन समन्वय फाइन मोटर स्किल्स में आता है। फिंगर्स यानी आपकी आंखें और आपकी उंगलियों की जो मसल, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे हैं, आपका राइटिंग एक है यानी लिखने में, और क्या हो सकता है भाई, ड्राइंग, ड्राइंग में भी आपकी आंखों और उंगलियों का ही तो प्रयोग है। पेंटिंग, पेंटिंग, और क्या है, निटिंग यानी बुनाई, कढ़ाई बुनाई ये सब, ठीक है जी। और क्या होगा, टाइपिंग, टाइपिंग में भी तो आपकी आंखें और उंगलियां तो चल रही होती हैं, जो आप चैटिंग कर रहे होते हैं उसमें भी तो यही चल रहा होता है। स्टिचिंग, बिल्कुल, कढ़ाई बुनाई इन सब में तो आपका फाइन मोटर स्किल ही आएगा। स्टिचिंग, सिलाई, है ना, ये सब आपके इसी में आ जाएंगे। स्टिचिंग, वो जो डॉक्टर स्टिच कर रहा है अगर किसी चीज को। राइटिंग हो गया भाई, और बताओ क्या आएगा इसमें, पेंटिंग, टाइपिंग, मेकअप, हाँ वो जो आईलाइनर आप लगा रहे हैं तो उस आईलाइनर हल्का सा भी इधर उधर ना हो जाए। मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मेरे घर में लोग हैं जिनको है शौक, थोड़ा सिस्टर है मेरी। तो अगर हम देखें, कुकिंग में भी बहुत हद तक कह सकते हो आप फाइन मोटर स्किल्स का यूज है, बट कुकिंग इसमें लिखना मत, क्योंकि कुकिंग में फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। स्क्रॉलिंग, हाँ जो आप स्क्रॉल करते रहते हैं। ग्रिप करना किसी चीज को कह सकते हैं, बिल्कुल। निटिंग, हाँ बिल्कुल। स्केचिंग, ऑफ कोर्स, पेंसिल को शार्प करना, ठीक है। कटिंग, कटिंग, कुकिंग नहीं, कटिंग लिखो आप इसमें, फिर कटिंग की बात ठीक है। आप कटिंग, कोई पेपर से आप कुछ, पेपर को अगर आप काट रहे हो कैंची से, यानी सीजर्स से अगर आप कुछ कट कर रहे हो कोई पेपर को, तो वो भी आ जाए। टीवी भी वॉच करना नहीं आएगा इसमें। टीवी वॉच करने में कौन सा आपकी आंखें और हाथ की कौन सी फिंगर्स की मसल साथ में चल रही है ना। पियानो बजा रहे हैं आप, बिल्कुल। स्क्रिबलिंग, हाँ स्क्रिबल होता है ना, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कीलम काटी बच्चे करते रहते हैं, उसमें भी फाइन मोटर स्किल्स है। वो तो राइटिंग की एक फॉर्म हो गई ना। कोई अभी कह रहा था, पता नहीं क्या लिखा था, मैं भूल गई। स्किपिंग तो उधर आ गया भाई। रीडिंग, रीडिंग यार उसमें फिर फिंगर्स का उतना बड़ा रोल नहीं है सच, बट कहो तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चेस ये अलग एक्टिविटी होगी, वैसे चेस में भी वही है, लेकिन वहां मेंटल कॉग्निटिव एस्पेक्ट ज्यादा यूज होता है फिजिकल से, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे ना डालें तो अच्छा है, क्योंकि उस तरह के ऑप्शन। थ्रोइंग, थ्रोइंग में फाइन का भी बहुत यूज है, मतलब सॉरी ग्रॉस मोटर का भी बहुत यूज है। कैरम बोर्ड खेलना, हाँ कैरम में आप कह सकते हो, लेकिन उसमें भी फिर आर्म का भी यूज है, डिपेंड करता है। काजल लगाना, बिल्कुल सही बात है। हेयर कटिंग, ठीक बात है। पानी पीना, नहीं ये मतलब ऐसा हाँ कह सकते हो आप, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन बनता नहीं है कि पानी पीना किसमें आएगा। हाँ प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे वो पियानो है, गिटार है। फीलिंग अलग से नहीं आएगा इसमें, फीलिंग का सच कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या पियानो लिख दे रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। और जो जो आपके मन में आता जाए, जिसमें भी आपकी। और एक चीज यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी, ये जी एफ है, यानी जी से एफ की ओर जाता है। ये पिछली बार बताया था ना यहाँ पे, ये देखो ये जी एफ लिखा हुआ ना, ये चलता भी ऐसे ही है। पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, बाद में फाइन, यानी पहले बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करना बच्चा सीखता है, बाद में फाइन मोटर स्किल्स का। तो जो इसका सीक्वेंस है वो कैसे जाता है, ग्रॉस टू फाइन मोटर, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स, यानी स्थूल से सूक्ष्म गतिक कौशल की ओर, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स। जो डायरेक्शन है इसकी वो ऐसी जाती है। डायरेक्शन क्या है, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस का मतलब है स्थूल गतिक कौशल, स्थूल से
सूक्ष्म की ओर, यानी भारी से या बड़ी मांसपेशी से छोटी मांसपेशियों की ओर, सूक्ष्म गतिक कौशलों की ओर। ठीक है, कैसे? भाई बच्चा ग्लास पकड़ना पहले सीख जाएगा, है ना, कुछ पकड़ना पहले सीख जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन आता है, मैं बताती हूँ आपको, कि एक बच्चा जो पूरी हथेलियों का, पूरे दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा है किसी बॉटल को पकड़ने में, बाद में वो सिर्फ एक उंगली और एक अंगूठे का प्रयोग करके इसको पकड़ सकता है। दैट मीन्स ग्रॉस टू फाइन की तरफ जा रही हैं चीजें। या अगर मैं कहूं, पहले वो पूरी हथेली का इस्तेमाल करता है पेन को पकड़ने में, और फिर वो सिर्फ एक उंगली और एक अंगूठे से इस पेन को पकड़ लेता है, यानी ग्रॉस से फाइन। पहले आप बच्चे को कुछ भी दो, वो पूरे ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा, उसको आप एक ट्रे भी दे दो, वो बहुत पूरा कोशिश करता है, बाद में आप सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लेते हैं। आप जो बच्चा है वो लिखना आप देखेंगे बाद में सीखता है, पहले वो दूध पीना, ग्लास पकड़ना सीख लेगा। तो फाइन की ओर हम धीरे धीरे जाते हैं। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। और किसी की कोई इच्छा है तो बताओ। सिंगिंग अलग कहानी है। सिंगिंग आप फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी है सिंगिंग कोई, भाई उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। नेल कटिंग में हाँ फाइन मोटर स्किल्स है नेल कटिंग। गेमिंग किस तरह की डिपेंड करता है, अगर आप फोन पे गेमिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो फाइन मोटर की हो जाएगी। यार फिशिंग में तो फिर आपकी फाइन मोटर और ग्रॉस दोनों यूज हो रहे हैं। मेजर करना किसी चीज को, हाँ बिल्कुल, अगर आप इंच टेप लेके माप रहे हैं वो फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। ये आज तक के बेस्ट बैच रहे आप लोग जो इतनी तेजी से जिन्होंने एग्जांपल्स पहले ही दिन में दिए हैं। मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, है ना। बहुत आपने बहुत अच्छे अच्छे बहुत ही स्पीड में एग्जांपल्स दिए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल न्यू भी नहीं है, आप लोग सच में एक्टिव हैं। ये वाले टॉपिक में सबसे तेजी से एग्जांपल मैंने आज तक किसी बैच में देखे, पता नहीं कितने बैच आए होंगे 2019 से अब तक। करियर विल पे भी, यूट्यूब पे मैं कितनी बार पढ़ा चुकी, बट यूट्यूब पे आइडिया नहीं लग पाता क्योंकि वहां पता नहीं कितने लोग हैं, और कई लोग तो मजे के लिए आए हुए होते हैं। बैच में सीरियसनेस होती है थोड़ी, वो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा काम में आता है यूट्यूब, और जिसको सच में बहुत जरूरत है वो तो वहां से भी पढ़ लेते हैं। इतना इजी हो गया समझना। हाँ बस स्पीकिंग का भी यहाँ, क्योंकि आई और फिंगर की मसल्स का कोई यूज नहीं है ना स्पीकिंग में, ना आपकी बड़ी मांसपेशियों का यूज है, तो वो अलग कहानी हो गई। वो आपका मेंटल डेवलपमेंट का पार्ट है, जो लैंग्वेज है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। स्लैपिंग अ पर्सन ऑफ कोर्स मतलब फाइन मोटर में ही आना चाहिए। वो डिपेंड करता है, आप ऐसे हाथ लाके मार रहे हैं तो भैया ग्रॉस भी यूज हो रही है, मतलब ये बेतुका सवाल हो जाएगा हमारा, लेकिन ठीक है हम टाइम, जैसे कैचिंग ऑफ बॉल, कैचिंग ऑफ अ बॉल में आपकी हैंड और ये जो आई का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा लगे। जब आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आर्म्स का भी यूज है और फाइन मोटर का भी यूज है, लेकिन वो जाएगा मेनली ग्रॉस मोटर में। क्रिकेट भी अगर सिर्फ क्रिकेट आ जाए तो आपको ग्रॉस मोटर लगाना है। अगर आपको थ्रोइंग अ बॉल या फिर कैचिंग अ बॉल आ जाए तो आप फाइन मोटर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा आपके साथ करेगा नहीं एग्जामिनर। कोई कह रहा है, कीर्ति कह रही है पूरी वीडियोस की 47 वाली क्या करूं, अरे बहुत ज्यादा है वो तो, अब बस ये देखते जाओ रिवीजन के तौर पे। क्लियर है, नोट्स मिल जाएंगे आपको, 1-2 दिन में मिल जाएंगे। मेहंदी लगाना प्योर आपका फाइन मोटर स्किल का काम है ना। अगर कोई मेहंदी लगा रहा है वो बिल्कुल ध्यान रखें, कोई जलेबी बना रहा है वो भी फाइन मोटर स्किल का काम है, कोई आंखों में काजल लगा रहा है वो भी फाइन मोटर स्किल का काम है। धागा प्रोना सुई में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे आप लोग, बढ़िया मजा आ रहा है मुझे देखने में। मतलब आप लोग जिस तरह से जितने एक्टिव आप हैं कमेंट्स में, मतलब काम की चीजों को लेकर, ऐसे नहीं टाइम पास चीजों को लेकर नहीं। खाना खाना किसी में नहीं आएगा, कुछ लोग तो खाने को भी एक बहुत बड़ा काम बता रहे हैं, देख लो जरा, आलसी लोग हैं ये 1 नंबर के। नीडिंग तो हो चुका है। क्या कहते हैं उसको, सुई में धागा प्रोने को क्या कहेंगे भाई अंग्रेजी में? क्लिक नहीं हो रहा मुझे, एक बार बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से अंग्रेजो। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो सुई में धागा प्रोना आप समझ जाना, वो तो आप पढ़ के भी समझ जाओगे, अभी दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है। रॉक पेपर सीजर खेलना, हाँ वो भी उसी में आ जाएगा। स्टिचिंग अलग कहानी है यार, स्टिचिंग तो वो फिर सिलाई कढ़ाई बुनाई हो गया। स्वेटर बनाना भी फाइन मोटर स्किल है। लेजी गूगल है ना, हाँ। ब्रश करना फाइन मोटर का ही उदाहरण है, क्योंकि बहुत ध्यान रखते हैं ना उसमें। नीडल पियर्सिंग नहीं नहीं नहीं, इसका एग्जैक्ट जो टर्म इन्होंने दिया था ना, मतलब आप सही कह रहे हो, वैसे बात सही है आपकी, अगर आप अंग्रेजी बनाना चाहें आपकी, बट उसको कहते कुछ और है, जो इन्होंने पेपर में भी पूछा था। हाँ, पुटिंग थ्रेड इनटू अ निडल और समथिंग इसी तरह से दिया हुआ था, और एक कोई उन्होंने आसान भाषा का इस्तेमाल किया था, बट मैं यही लिख देती हूँ, है ना।
है ना। सुई में धागा परोना सिंपल बात है, हिंदी में भी तो आएगा ही, काहे टेंशन लेते हो। स्केचिंग वगैरह सब इसी में आ जाएगा। क्या कह रहे हो, शुड वी फिल सीटेड विद आवर 10th मार्कशीट और एल्स वी कैन अप्लाई विद आवर आधार कार्ड अकॉर्डिंगली, प्लीज आंसर। दोनों का यूज होगा उसमें, तो वो मार्कशीट के बस नंबर पूछेगा परसेंटेज, वो आप लिख देना राउंड फिगर में, और आधार कार्ड अलग से पूछेगा, दोनों में से एक थोड़ी ना यूज कर लोगे। हाँ इंसर्टिंग नहीं आएगा, वो वही आएगा पुटिंग थ्रेड इनटू नीडल और समथिंग, कोई नहीं, क्वेश्चन कराऊंगी तब आ जाएगा। स्विंग तो फिर वो सिलाई हो जाएगा ना भाई। चावल भी अगर आप वो हटा रहे हो ना गंदगी चावल से भी, तब भी वो फाइन मोटर स्किल ही है ना। चलो कोई कह रहा है पीटना, हाँ गांठ लगाने में भी फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लूडो में भी ऑफ कोर्स, बट लूडो अलग कहानी हो जाएगी, फिर कॉग्निटिव टास्क हो जाएगा। लाइटिंग अ मैच स्टिक, हाँ प्रतिमा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उदाहरण। ये भी आपका फाइन मोटर में आएगा कि जब आप एक माचिस की तिल्ली जला रहे हैं, है ना, पड़ोसी के घर में, लिटरली नहीं सिंबॉलिकली कह रही हूँ, है ना। लाइटिंग अ मैच स्टिक लिख देती हूँ, इतना तो समझ जाओगे ना, वैसे मैं हिंदी में भी लिखवा दूंगी। चलो भाई विपिंग नीडल, हाँ कह सकते हो यार, कुल मिलाकर के समझ में आ जाना चाहिए। इंजेक्शन लगाना भी, हाँ ऑफ कोर्स, वो जो आपकी सैलून में जो दीदी या भैया अगर कोई थ्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी क्या है आपका फाइन मोटर स्किल्स ही है। वो नहीं आपने देखा होगा बस स्टैंड पे, अगर ज्यादा एलीट आप नहीं है, या ट्रेन स्टेशन पे, वो कुछ लोग नहीं घूमते जो कान साफ करने के पूरे मूड में रहते हैं, पता नहीं क्या साफ कर देंगे वो, ये पता नहीं है, लेकिन वो भी फाइन मोटर स्किल का ही काम है। हल्का सा भी कान में इधर उधर हुई चीजें, आपकी सुनने की क्षमता चली जाएगी। ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ डेवलपमेंट है, पोनीटेल बनाना, ऑफ कोर्स फाइन मोटर स्किल्स, मजे ले रहे हो यार आप लोग तो, डांस ब्लॉक भी, ठीक है ना। चलो खैर ये थे मोटर स्किल्स के उदाहरण, और कैसे सीक्वेंस क्या रहता है इसमें, जनरल टू स्पेसिफिक जाया जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी ग्रॉस मोटर टू फाइन। ठीक है, अभी ये बाकी के जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हैं हम कल चर्चा कर रहे होंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। और अभी हमने आज फिजिकल पे चर्चा की, फिजिकल के टाइप पे चर्चा की, कल कॉग्निटिव की डिटेल में जाएंगे, सोशल को समझेंगे और इमोशनल को समझेंगे। फिजिकल और कॉग्निटिव में ही है इतनी चीजें, सोशल इमोशनल में अलग से बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। तो ये कल ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मतलब पूरा ये नहीं, बट ये जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट वाला और बेसिक जो कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी वाली जो डिबेट है वो वाला, बीच बीच में क्वेश्चन भी कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है आपको, टाइम की टेंशन नहीं लेनी, वो मैं ले लूंगी, ठीक है ना।